हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। अनीता और धीरज की शादी को अभी सप्ताह भर भी नहीं गुजरा था कि उसके लौटने का वक्त आ गया। उसे आज ही बेंगलोर के लिए निकलना था। वह बेंगलोर की एक आईटी कंपनी में कार्यरत था। वहीं अनीता अभी धीरज को ठीक से देख भी नहीं पाई थी। देखती भी कैसे, पूरा घर नाते रिश्तेदारों से जो भरा हुआ था। हर दिन कोई न कोई रस्म अभी भी जारी थी जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इधर इतनी भीड़ भाड़ और शोर शराबे के बीच भला अनीता कैसे धीरज से अपने मन की बात कह पाती। कैसे कहती कि मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ या मैं भी तुम्हारे संग चलूंगी। उधर धीरज भी सारा दिन दोस्त यारों में घिरा रहता। रात को कमरे में आता भी तो अनीता उसके गंभीर स्वभाव और संकोचवश कुछ कह नहीं पाती। वह धीरज से पूछना चाहती थी उसने ज्यादा दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ली, लेकिन पूछ न सकी। वैसे तो धीरज और अनीता का मधुर मिलन हो चुका था, लेकिन अब भी दोनों के बीच एक लंबा फासला था जो अनीता के लिए अकेले तय कर पाना संभव नहीं था। हमारे यहाँ की अरेंज मैरिज में यह सबसे बड़ी खासियत है या विडंबना मालूम नहीं। दिल मिले ना मिले लेकिन शरीर जरूर मिल जाते हैं। वैसे नीता धीरज को उसी दिन से दिल में चाहने लगी थी जिस दिन से उसकी और धीरज की शादी तय हो गई थी। कॉलेज में यह बात सभी जानने लगे थे, यहाँ तक कि अनीता के स्टूडेंट्स भी कई बार उसे धीरज के नाम से चिढ़ने लगते। अनीता गर्ल्स कॉलेज के हिंदी विभाग में हिंदी साहित्य की असिस्टेंट प्रोफेसर थी। धीरज कुछ कहे बगैर और अनीता से बिना मिले ही चला गया। इतने भरे पूरे और चहल पहल वाले घर में भी अनीता स्वयं को अकेला महसूस करने लगी। वह धीरज के फोन का इंतजार करती रही। धीरज का फोन भी आया, परंतु बाबूजी के मोबाइल पर सब ने उससे बात की, बस अनीता रह गई थी। सासू माँ ने केवल इतना बताया कि धीरज कुशलपूर्वता बेंगलोर पहुंच गया है। यह सुनकर अनीता चुप रही। दिन बीतते गए। अनीता यहाँ बिजनौर उत्तर प्रदेश में और धीरज वहाँ बेंगलोर में। दोनों अपने आप काम में व्यस्त रहने लगे, लेकिन अनीता को हर दम धीरज से उसकी यह दूरी खलने लगी। वह उससे मिलने और बातें करने को बेताब रहती, किंतु अनीता के मोबाइल पर धीरज कभी फोन ही नहीं करता था। जब भी वह फोन करता बाबूजी या सासू माँ को ही कहता, या कादा सासू माँ अनीता को फोन थमा देती, लेकिन सबके सामने अनीता कुछ कह ही नहीं पाती थी। यह देख सासू माँ और बाबूजी वहाँ से हट जाते। उसके बाद भी धीरज उससे कभी प्यार भरे दो शब्द नहीं कहता और अनीता के मन में हिलोर मार रहे प्रेम का सागर थम जाता। धीरज का यह व्यवहार अनीता को समझ से परे था। अनीता अपनी ओर से पहल करती हुई जब कभी भी धीरज को फोन करती तो वह फोन ही नहीं उठाता। भूले भटके कभी फोन उठा भी लेता तो कहता, मैं अभी मीटिंग में हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, और कभी कभी तो वह अनीता को बुरी तरह से झिड़क भी देता। इन सब बातों की वजह से अनीता के मन में उमड़ते घुमड़ते मनोभाव उसे चिंतित होने पर मजबूर करते। वह सोचती, कोई भला इतना कैसे बदल सकता है, मैं तो उसकी पत्नी हूँ। कोई अपनी नई नवेली पत्नी से बात करने तक का भी वक्त ना हो किसी के पास। एक दिन तो हद ही हो गई जब सासू माँ ने कहा, देखो बहू, तुम बार बार धीरज को फोन करके उसे परेशान ना किया करो। वहाँ वो काम करेगा या तुमसे बातें करेगा। ऐसा सुनते ही अनीता तिलमिला उठी और उस दिन से उपरांत वह फिर दोबारा कभी धीरज को फोन नहीं की। इन्हीं सब हालात के बीच हिचकोले खाती कॉलेज और गृहस्थियों की गाड़ी चलती रही। धीरज अपनी मर्जी से 2-4 महीने में आता, 1-2 दिन रुकता और फिर वापस चला जाता। कभी अनीता संग चलने की इच्छा जाहिर भी करती तो वह यह कहकर
मना कर देता कि तुम साथ चलोगी तो वहाँ माँ बाबूजी यहाँ पर अकेले हो जाएंगे, उनकी देखभाल कौन करेगा, और तुम्हारे कॉलेज से भी तो तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी। उसके आगे फिर अनीता कुछ नहीं कहती। अनीता अपनी नाकाम हो रही शादी को बचाने के लिए परिस्थितियों से समझौता करने लगी। उसका अधूरापन ही अब उसकी नियति बन गई। एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के कारण छुट्टी वाले दिन कभी कभी अनीता अपना अकेलापन दूर करने अपने मायके चली जाती। माँ से जब भी वह धीरज के बारे में कुछ कहती तो माँ उल्टा उसे ही समझाइश देने लगती। कहती अब जो है धीरज है और तुझे अपनी जिंदगी उसी के साथ ही गुजारनी है, इसलिए वह बेकार की शर्तों पर ध्यान ना दे, पूजा पाठ करे, व्रत करे, भगवान में ध्यान लगाए, इसी में उसकी भलाई और दोनों परिवारों का मान है। माँ से यह सब सुन अनीता मन मायूस कर रह जाती। शादी के 2 साल बाद अनीता की गोद हरी हो गई और उसने सुजन को जन्म दिया, जिसने अनीता की जिंदगी के खालीपन को नई उमंगों से भर दिया और अनीता मुस्कुरा उठी। उसने 6 महीने का कॉलेज से अतिथ्य अवकाश भी ले लिया, लेकिन अनीता भी धीरज के बारे में भी सोचती थी। लेकिन धीरज में अभी कोई बदलाव नहीं था। कुछ सालों के बाद अनीता को कॉलेज की ओर से बेंगलोर में आयोजित हो रहे सेमिनार में मुख्य प्रस्ताव के रूप में आमंत्रित किया गया। शादी के इतने साल बाद ही सही, कुछ दिनों के लिए तो उसे धीरज के साथ स्वतंत्र रूप से रहने को मिलेगा। यह सोचकर वह मन ही मन पुलकित हो उठी। आंखों में प्रेम संजोए धड़कने दिल से धीरज को इत्तला किए बगैर सुजन के संग वह बेंगलोर जा पहुंची और जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, अचानक मोबाइल का रिंग बज उठा, जिससे अनीता की तंगाभंग हुई और वह वर्तमान में लौट आई। सूरज का फोन आया। फोन उठाते ही सुजन बोला, मम्मी आप तैयार रहिए, बस मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। सुजन के फोन रखते ही अनीता अपना मोबाइल एक और रखती हुई होठों पर हल्की सी मुस्कान और नम आंखों के संग वहीं लेट गई। उसे ऐसा लग रहा मानो उसने जिंदगी की सबसे अहम जंग जीत ली हो। यह उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का नतीजा था कि सुजन यूपीएससी उत्तीर्ण कर आईपीएस अधिकारी बन गया। वह उस मुकाम पर पहुंच गया जहां वो सदा से ही उसे देखना चाहती थी। नीता के नैनों ने सक्षम दोबारा एक एक करके फिर अतीत के पन्ने उजागर होने लगे। उसे वह कठिन वक्त स्मरण हो आया जब सुजन को लेकर वह धीरज के पास बेंगलोर पहुंची। वहां पहुंचने पर उसने जो देखा उसके तो होश उड़ गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और इतने सालों का विश्वास क्षण भर में चकनाचूर हो गया। धीरज की यहाँ अपनी एक अलग ही दुनिया थी, जहाँ अनीता और सुजन के लिए कोई स्थान नहीं था। अनीता बोझिल मन से सेमिनार अटेंड कर बिजनौर लौट आई, लेकिन वह ससुराल ना जा अपने मायके आ गई। वह जिंदगी के उस दोहरे पर खड़ी थी जहाँ एक ओर उसका आत्मसम्मान था और दूसरी ओर पूरे समाज के बनाए झूठे खोखले आदर्श, जिससे अनीता ने अपने ही लोग मान सम्मान का जामा पहनाए में उसे स्त्री धर्म और माँ के कर्तव्य का पाठ पढ़ा रहे हो। विषम परिस्थितियों में सब ने उसका साथ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके अपने जिनसे उनका खून का रिश्ता था उन लोगों ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। जिस घर में उसने जन्म लिया, जहाँ वह खेल कूद कर बड़ी हुई, आज वही उस घर के लिए पराया हो गई थी। वो अनीता के पापा आराम कुर्सी पर आंखों पर ऐनक चढ़ाए, दोनों हाथों को बांधे, सिर झुकाए चुपचाप शांत भाव से बैठे सब कुछ देख रहे थे और माँ उन्हें उल्हाना दिए जा रही थी। और पढ़ाओ बेटी को, सुनो क्या कह रही है वह, अपने ससुराल में अब वह नहीं रहेगी। अब क्यों बुद्ध बने बैठे हो, नाक कटाने पर आमदा है तुम्हारी लाडली, उसे कुछ कहते क्यों नहीं। पूरा घर अनीता को यह समझाने में लगा हुआ था कि परिवार को सहेजना और बनाए रखना हर नारी का परम धर्म है। स्त्री की पहचान और उसके बच्चे का उज्जवल भविष्य पति के संग हर परिस्थिति में समझौता करने में है। उस नारी की मान और पूछ होती है जो अपने घर की दहलीज मृत्यु के उपरांत लांघती है। परंतु अनीता ने तो जैसे हठ ही पकड़ ली थी कि वह अब ससुराल में किसी भी हाल में नहीं रहेगी।
अनीता की सासू माँ अपनी बहू मटकाते और हाथ नाचाती हुई बोली, औरत जात का इतना घमंड शोभा नहीं देता। और कौन सा धीरज ने उस औरत के संग ब्याह रचा लिया है, साथ ही तो रह रहा है ना, तो क्या हुआ, मर्द ऐसा करते हैं। यहाँ तुझे किस बात की कमी है, तुम यहाँ हमारे साथ रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और समाज में भी मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। धीरज को अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। वह पिता के रूप में सूजन का सारा खर्च उठाने को तैयार था, लेकिन वह अभी भी यही चाहता था कि अनीता पहले की तरह उसके घर में उसके माता पिता के साथ रहे, उनकी सेवा करे, जिससे समाज में उनका मान बना रहे। लेकिन इस बार अनीता यह ठान चुकी थी कि किसी की नहीं सुनेगी, केवल अपने मन का ही करेगी। अनीता न ससुराल लौटी और न ही अपने मायके में रही। उसने अकेले ही सूजन की परवरिश की। अनीता पूर्ण रूप से अतीत में डूब चुकी थी। तभी डोरबेल बजी। अनीता के दरवाजा खोलते ही सूजन अनीता से लिपटते हुए बोला, मम्मा ये क्या है, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हमें बस थोड़ी देर में ही निकलना है। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, बस अभी तैयार होती हूँ। आईपीएस साहब, सूजन की पोस्टिंग लखनऊ में हो गई थी। वह चाहता था कि उसकी माँ अनीता उसके साथ ही रहे। तभी सूजन का मोबाइल बजा। फोन उसके पिता धीरज का था। सूजन के फोन रिसीव करते ही धीरज करुणा और याचना भरे शब्दों में कहने लगा, बेटा अब मेरी सेहत ठीक नहीं रहती, मैं अक्सर बीमार रहने लगा हूँ और अब बहुत अकेला भी हो गया हूँ।